अब आगे पढ़ाने वाली बारी आई। पढ़ाने वाली बारी आई तो हमने क्या किया कि शुरू में वो डॉटेड लाइनें होती है ना, ऐसे करके डॉट होती है कि हम लिखना सिखाने से पहले वो जब अगर बाजार से बनी बनाई भी बुक लेकर आएंगे तो पहले वो डॉटेड आएंगी, स्ट्रेट लाइन, स्लांटिंग लाइन, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल काइंड ऑफ, और कर्व्ड लाइन ऐसे करके। बच्चा जब पहली सीधी लाइन पर मान लो लाइन खींचना शुरू करता है, ही विल नेवर ड्रॉ स्ट्रेट। ऑब्वियस है, पहली बार जब उसने पकड़ी है, सबसे पहली बात तो उसने पेंसिल पकड़ी, मान लो उसने पेंसिल ऐसे पकड़ ली, अगला रिएक्शन मम्मा का, नहीं बेटा इसको ऐसे नहीं, ऐसे पकड़ते हैं। हमने उसको ऐसे पकड़ना सिखाया। मैसेज क्या गया दिमाग में? मम्मा ने आपको पेंसिल पकड़नी सिखा दी। कोई बुरी बात तो नहीं है। अगला, वो लाइन सीधी नहीं गई, मान लो टेढ़ी हो गई, अगले स्टेप पे क्या करती है मम्मा? बस, हाँ जी, एक एक करके करते हैं। हाँ जी, हाथ पकड़ के लिखवा देंगी पहली बार में जब। हम्म 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 हम्म, ठीक है। और वेरी गुड वेरी गुड। देखिए, है ना, मैं आपको बता रहा हूं, जो मैं आपको बता रहा हूं वो है मोर देन 99% केसेस, मोर देन, मतलब इसलिए कि 1000 में 10 आता है, इस हिसाब से 10 भी नहीं मिलती हैं ऐसी मदर्स। होगा क्या, पहले लाइन टेढ़ी चली गई ना गलती से, आप तो टीचर हैं, आप तो सारी टीचर्स हैं, आप में से भी सिर्फ एक मदर ने बोला कि तू पहले पकड़ना तो सीख, बना तेरे से जो बनता है। बाकी ने क्या किया, किसी ने कॉपी मोड़ी, किसी ने लाइनें डॉट छोटे कर दिए, किसी ने दोबारा से बताया, किसी ने अप्रिशिएट किया। लेकिन मैक्सिमम क्या होगा, टीचर्स कंफर्टेनिटी से बाहर चले जाइए, पेरेंट्स पे चले जाइए। पेरेंट्स क्या करेंगे, जिनकी मम्मी 10वीं तक पढ़ी है, 12वीं तक पढ़ी है, और मेरे ख्याल से बहुत सारी पॉपुलेशन है ऐसी, मेजोरिटी में ये ऐसी पॉपुलेशन है, मेजोरिटी पढ़ी लिखी नहीं है, तो वो क्या करेंगी कि वो डॉटेड लाइन जैसे ही उसने गलती करी, वो इरेजर लेके सबसे पहले उसको मिटाती हैं। ऐसे नहीं बेटा, सीधी कर, फिर वो उसको सीधा करता है, अगली बार परली साइड चली जाएगी लाइन, वो फिर मिटाती है। और फिर क्या करते हैं, फिर भी गलती हो जाती है, तो जब ये देखती है मम्मा को भी किचन में खाना भी बनाना है, गेस्ट भी आने वाले हैं, और काम भी करना है, इसकी ये लाइनों पे लेके थोड़ी बैठे रहेंगे, तो फिर वो जल्दी जल्दी उसको क्या करती है कि ले मैं कराती हूं, और उसका हाथ पकड़ के वो लाइन सीधी कर देती है। दिस हैपन्स, मतलब मैक्सिमम टाइम्स दिस हैपन। अब ये होता है, इसका एज अ होल इंपैक्ट हम लोग स्टडी करने के लिए यहां पर बैठे हैं, क्योंकि हमें ये माँ बाप को बताना है आने वाले वक्त में, हमें ये समझाना है कि इसका क्या असर होता है। जब मम्मा उसकी हर प्रॉब्लम का सलूशन कर रही थी, तो वो देख रहा था कि मेरी मम्मा सुपर वुमन की तरह है, मेरे पापा सुपर हीरो हैं। जब वो मिटा रही थी तो आप उसको मैसेज दे रहे थे कि तेरे से कुछ भी सही नहीं होने वाला। एज अ होल मैसेज जाता है, मैं आपको ये बता रहा था, जैसे जेंटलमैन का मैसेज गया था, वैसे ही मिटाते ही ये मैसेज आएगा मेरे से ठीक नहीं हो रहा। फिर जब आप उसका हाथ पकड़ के करवाते हो तो मैसेज जाता है कि मैं मेरी मां के बिना तो लिख ही नहीं सकता। और जिन जिन की माओं ने मिटा के अपने हाथ से उसको होमवर्क करवाया हुआ है, जिस जिसने उसको अपने हाथ से लिखना सिखाया हुआ है, आप में से जो है वो भी देख लेना, और वो जो है वो भी देख लेना, उनको एक प्रॉब्लम होती है बड़ा होने के बाद, 5वीं 6वीं में जाने के बाद, कि जब तक मैं पास बैठी हूं तब तक तो कर लेता है, मेरे उठते ही नहीं करता, अपने आप नहीं करता, क्योंकि आपने अपने आप करने वाली इंस्टिंक्ट तो उसकी बचपन में ही मार दी।
उस पहली बार जब वो काम कर रहा था तभी मार दी। और ये बात सिर्फ लिखने तक सीमित नहीं है, जब वो साइकिल चला रहा है तब भी, जब वो कुछ कलर कर रहा है, दीवार पे कुछ कलर मार रहा है ऐसे इधर उधर पेंसिल, तब भी, वो जब अपनी पैंट शर्ट के बटन, जब शर्ट के बटन बंद कर रहा है तब भी, लेसिस बांध रहा है तब भी, खाना खा रहा है तब भी, बेड पे खिंडा रहा है तब भी, दूध पी रहा है तब भी, पॉटी कर रहा है तब भी, नहा रहा है तब भी, एवरी टाइम यू ट्राई टू करेक्ट हिम। आप उसको सिखाते हो मग पकड़ना, आप उसको सिखाते हो बैठना, आप उसको सिखाते हो सब कुछ बंद करना खोलना, सब कुछ, एवरीथिंग। देन यू गिव अ मैसेज कि आप नहीं कर सकते अपने आप, यू नीड अ हेल्प, यू नीड योर मदर, यू नीड योर फादर। एंड उस वक्त फील करो क्या होगा जब मम्मी को सिलेबस समझ में आना बंद हो गया। इमेजिन दैट मोमेंट। जैसे ही बच्चा आके बताता है मम्मा मेरे को समझाओ, वो कहती है बेटा हमने तो हिंदी में पढ़ रखा है, ये तो हमको नहीं समझ में आता है। तो बैक ऑफ द माइंड कहता फिर पढ़ने के लिए मत कहना आज के बाद, बिकॉज यू आर नॉट ए स्पेशलिस्ट नाउ। समझ रहे हैं? वो आपकी बात क्यों माने? बिकॉज यू आर स्पेशलिस्ट। डॉक्टर की बात तभी मानते हो ना, स्पेशलिस्ट है। बीमारी के केस में उसी के पास जाते हो। गाड़ी खराब हो तो डॉक्टर के पास थोड़ी जाते हैं, जो प्रॉब्लम है उसी का सोल्यूशन है। सो आप क्या करते हैं, उसको, उसकी बेसिक इंस्टिंक्ट आपने खत्म कर दी और तब आपने अपने भी हाथ खड़े कर दिए। नाउ ही इज टोटली अलोन। और ये बच्चों ने बताया मुझे, इट्स नॉट लाइक कि कोई मैं देख के बता दिया। बच्चे बताते हैं पहले तो मम्मा कराती थी, अब कराती है, मैं क्या करूं, मम्मा को आता ही नहीं, पढ़ने को कहती रहती है, पढ़ ले पीछे पड़ी रहती है। क्या पढ़ूं ये पता नहीं मम्मी को, कैसे पढ़ूं ये मम्मी को पता नहीं, समझने जाऊं तो बोलती अपनी मैडम से पूछना। मैडम तो अगले दिन स्कूल में मिलेगी तो ट्यूशन रख दी। ट्यूशन वाली मैडम जो है उसको अपनी रसोई के काम से फुर्सत नहीं, वो होमवर्क फटाफट करा रही है। वो भी तो सही सिखा तो रही नहीं ना। हम क्या कर रहे हैं कि जो हमने बताया वही लिखो, जो हमने सिखाया वही सीखो, जैसे हमने कहा वैसे ही करो, और जैसे तुम्हारी कॉपी में लिखा वैसे ही पेपर में लिख के आओ, देन यू आर गुड बॉय। हाँ, गुड बॉय वाली पे बात याद आया। एक पैरामीटर हम बहुत अर्ली स्टेज में, नहीं बेटा अच्छे बच्चे ऐसा नहीं करते, गुड बॉय ऐसा नहीं करते, एक ये पैरामीटर्स हम लोग बड़े डिफाइन करते हैं हमारे पेरेंट्स। क्या बैड बॉय का कॉन्सेप्ट भी है? दिस इज अ वेरी बिग क्वेश्चन। क्या बैड बॉय का कॉन्सेप्ट है? इसके बाद हम जब बात कर रहे थे, हम वहां थे जहां मैं कह रहा था कि मैंने कैसे सीखा। हम लोग गाड़ी से जा रहे, 3 साल का था मेरा बेटा जब, तो एक चलते चलते गाड़ी से मेरे साइड में बैठा था, आवाज आई जोर जोर से रोने की, ऐसे ऐसे करके वो सुबक रहा। मैंने उससे पूछा क्या हुआ बेटा, क्या हो गया? भाई एकदम से रोना शुरू कर दिया बिना ही कुछ बोले या नहीं करे। एंड देन ही सेड, आप तो कह रहे थे कि रेड लाइट पे रुकना होता है, आप तो रुके नहीं। ऐसे होंगे ना आपके पास, आप तो ऐसा कह रहे थे। और स्टार्ट क्राइंग। मैं गाड़ी साइड में लगाई, उसके हाथ जोड़े, बेटा गलती हो गई, सॉरी, आज के बाद ऐसा नहीं करूंगा। आई नेवर डिफेंडेड माई सेल्फ। ही टोल्ड मी कि तुम गलत थे भाई, तुम्हें समझ में नहीं आता, फिर हमें क्यों पढ़ा रहे हो अगर खुद नहीं फॉलो करना है तो। मतलब ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि मेरा दोस्त गाड़ी चला रहा है, उसका बेटा साइड में बैठा है, मैं पीछे बैठा हूं, और अगले वाले बाइक वाला ना एकदम घुस गया उसके बीच में और उसने एकदम जोर की ब्रेक मारी। तो उसका बेटा अपने पापा की तरफ ऐसे देख रहा है और उसके पापा चल पड़े, तो वो बोलता है पापा गाली नहीं देनी थी। He told me कि ऐसे टाइम पे मेरे पापा का ये रिएक्शन होता है। बच्चा ऑब्जर्व करता है छोटी से छोटी चीज,
बड़ी से बड़ी चीज। आप बेशक उसको यह मानते वो बच्चा है, वो बच्चा नहीं है एक्चुअली। उसका इतना बड़ा दिमाग है जो आपकी छोटी से छोटी मूवमेंट आपके चेहरे के भाव तक पढ़ रहा है। जब आप घर में घुसते हो ना, तो डिमांड करने से पहले मूड देखता है कि चेहरे पे कैसे भाव है। डिमांड अभी नहीं करनी, खाना खाते हुए करनी है कि टीवी देखते हुए करनी है। जब दोस्त से फोन पे बात कर रहा हो तब पूछता है पापा मैंने ये लेके आना है, तो ताकि फोन पे बात करते करते ठीक है ले आएंगे। जब देखता है कि दोस्त से बात करते हुए थोड़ा कम बिजी होता है, बट बॉस से बात करते हुए ज्यादा बिजी होता है, तो जब बॉस का वेट करता है कि बॉस का फोन आने दो फिर टोकूंगा। ही इज दैट मच स्मार्ट एंड वी अंडर एस्टिमेट बेसिक। हम उसको सिखाने की कोशिश करते हैं। दिक्कत क्या है, मैं बहुत से पेरेंट्स को एक बात कहता हूं कि ये पॉसिबल है एंड इट इज, मतलब प्रैक्टिकली दिस इज राइट, कि आपका बच्चा आपसे ज्यादा स्मार्ट है। ये सच है, आपका बच्चा आपसे ज्यादा स्मार्ट है, लेकिन आप उसको अपने जैसा बनाने की कोशिश कर रहे हो। आप उसको वैसे सोचने के लिए मजबूर कर रहे हो जैसे आप सोचते हो। ही थिंक्स स्मार्टर देन यू, लेकिन आप उसे कह रहे हो ना ना इतना स्मार्ट नहीं सोचना, अपनी तरह सोच, अपन ऐसे जिए थे तू भी ऐसे जिएगा। एंड दिस इज रियली हैपनिंग, और मैं समझता हूं ये बहुत गलत हो रहा है। हम उन बच्चों से सीख नहीं रहे हैं। उनसे अगर नहीं सीखेंगे तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू डाई। हम उनको नरक में लेके जा रहे हैं, कंफर्म है ये। कैसे, मैं आपको बताता हूं। मैंने आपको शायद डिस्कस भी किया था उस दिन, बट मैं बता रहा हूं कि जब मेरा बेटा ने ना नेशनल रिकॉर्ड्स बनाए और वो बड़ा हीरो बन गया पूरे नेशनल मीडिया में, तो अखबारों में टीवी में आया उसके सारे मतलब चैनल्स में। एक दिन घर आकर के रोने लगा वो कि मेरी क्लास के बच्चों ने मुझे मारा। वो उससे पहले उससे पूछा करते थे ना कि भाई तेरा फेवरेट तेरा बेस्ट फ्रेंड कौन है, तो वो कहा करता था पूरी क्लास मेरी बेस्ट फ्रेंड है। ऐसे बच्चे आपको देखेंगे अपनी क्लास में भी कि सारे ही बेस्ट फ्रेंड है कि नहीं, कोई तो होगा बेस्ट, कहते नहीं सारे, सबके साथ मेरी ट्यूनिंग बहुत है। तो उसकी ट्यूनिंग सभी के साथ बहुत अच्छी थी। बट जब वो आके रोया उस दिन, देन आई सेड कि क्या हुआ था, कहते मैं स्कूल नहीं जाऊंगा कल से। क्या हो गया, बच्चे मेरे को मारते हैं, कल भी मारा था आज भी मारा। क्यों मारते हैं, खिलाते नहीं अपने साथ, कहते हैं तेरे को नहीं खिलाएंगे तू गंदा है। तुमने ऐसा क्या किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। फिर क्यों कहते हैं, वो कहते हैं कि मेरी तेरी वजह से ना हमारी मम्मी हमको पीटती है, कि तुम्हारी क्लास में तो यशस्वी, उसके कौन सा 2 सिर है, वो भी तो कर लेता है इतना, तू भी कर। कि वो इतना याद कर लेता है, उसके पास इतनी अचीवमेंट्स हैं, वो अखबारों में आ रहा है, वो टीवी में उसके इंटरव्यू आ रहे हैं, तो तुम क्यों नहीं कर सकते, वाई कांट यू लर्न। एंड वो मतलब मैं उसको ऐसे देखता हूं कि ओ मतलब इसका मतलब कि मेरा बेटा अगर उनसे ऊपर है तो ये मेरे बेटे के लिए प्रॉब्लम है। बिकॉज वो बच्चा उसको अपने साथ एक्सेप्ट नहीं कर रहा, क्योंकि उसके माँ बाप उसके ऊपर इस बात का प्रेशर डाल रहे हैं। 4 दिन पहले तो उसकी मम्मी फोटो खिंचाने आई थी घर, और 4 दिन के बाद उसका बच्चा मेरे बच्चे को मार रहा है, वो उसको अपने पीयर ग्रुप में नहीं रख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो दौड़ है ये मेरे बेटे को पूरी सोसाइटी से अलग कर देगी। अलग थलग पड़े हुए अपने बच्चे को मैं लेके कहां जाऊंगा भाई। हम क्या करते हैं, अपने वाले के लिए बहुत सारी सुविधाएं, नहीं उस गंदे बच्चे के पास नहीं जाना, नहीं उसके पास नहीं जाना, नहीं उसके पास नहीं जाना, एंड देन व्हाट वी डू, हम उसको बताते हैं कि तेरे को अब मेरे चाचा की एक बात बहुत याद आती है मुझे। बचपन में ना वो मुझे बोलते, एक बार 5वीं में था तब मैं, तू किसके साथ बैठता है क्लास में, मैं तो कहीं भी बैठ जाता हूँ, सबसे अगली लाइन में होता हूँ, कोई बैठे मेरे साइड में मुझे नहीं फर्क पड़ता। तुम्हारी क्लास में कौन है सबसे इंटेलिजेंट, अब मैं भी ठीक ठाक इंटेलिजेंट था, तो मैंने कहा बस एक वो है, एक वो है, 2 नाम लिए, तो बात सुन। मैं कहा हाँ, अपने से होशियार बच्चे के साथ बैठा कर। मैंने कहा क्यों, बस अपने से होशियार के साथ बैठा कर। मैं कहा उनके पेरेंट्स थोड़ी बैठने देंगे मेरे को, फिर मैं उनके बच्चे से कम होशियार हूं,
सर्वाइवल ही दे अलाउ। उनके वाले तो मना कर देंगे कि अपने से कम होशियार के साथ नहीं बैठना, अपने से कम अच्छे के साथ नहीं बैठना। तो ऐसे किस किस के साथ बिठाएंगे हम? वाई आर वी इग्नोरिंग द 40th चाइल्ड? लास्ट बच्चे को क्यों इग्नोर कर रहे हैं हम? ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है सोसाइटी की। मैं नहीं पढ़ पाया तो इसमें मेरी क्या गलती है? ऐसा करके बच्चा मुझसे पूछता है, व्हाट शुड आई आंसर हिम? मेरे से नहीं पढ़ा जाता तो मैं क्या करूं? मुझे नहीं याद आता, मेरे को नहीं। आप एक बता दीजिए, आप एक बात बताइए, आप में से कौन है जो गालियां खाना चाहता है? आप में से कौन है जो अपने माँ बाप की डांट सुनना चाहता है? कौन टीचर की नजरों में गंदा होना चाहता है? कौन सोसाइटी की नजरों में गंदा? इज देयर एनीवन जो जान के प्लान करके गंदा बनता है? लेकिन क्या आप सबकी नजरों में अच्छे हो? हम सबकी नजरों में अच्छे भी नहीं है, लेकिन हम गंदा बनना चाहते नहीं, फिर भी हम गंदे हैं। व्हाई? बिकॉज जो सामने वाले ने पैरामीटर्स बनाए हुए हैं, हम उन पैरामीटर्स में फिट नहीं बैठ रहे, और यही कारण है कि हम उनके लिए सही नहीं है, करेक्ट नहीं है। तो व्हाई डू वी मेक पैरामीटर्स? जब हमने ये कहा कि दुनिया में एग्जिस्टिंग जितने बच्चे हैं, जितने इंसान हैं, हर एक यूनिक है, तो क्या उनको हम किसी पैरामीटर में बांध के रख सकते हैं? क्या हम उन्हीं को अच्छा कहेंगे जो हमारे बनाए हुए पैरामीटर्स में सेट बैठते हैं? वी नीड टू थिंक ऑफ इट। इसीलिए दोबारा बैठ के इस बात पे चर्चा करनी पड़ेगी कि जैसा आप सोचते हो, अगर आप उसकी गारंटी लेते हो कि वो 100% सही है, तो फिर सबको वैसा ही बनाना शुरू कर देते हैं। सो वी आर बेसिकली ट्रेनिंग द चाइल्ड, वी आर नॉट एजुकेटिंग हिम। एजुकेशन क्या मैं मानता हूं? एजुकेशन में यह मानता हूं कि whenever we talk of everyone. Why to exclude any single child? आप सोसाइटी से किसी को भी अलग कैसे रख सकते हो? जब मैं गांव में जाता हूं, बिकॉज अब मैं गांव-गांव जाकर के लोगों को यह समझा रहा हूं कि भाई ये एजुकेशन सिस्टम अपने बच्चों को मतलब मौत के अलावा कुछ नहीं देगा, ये गारंटी है। क्योंकि सिस्टम ने या लोगों ने जिंदगी नौकरी को ही मान लिया, और हमारा सिस्टम टॉप पर 3 बच्चों को भी एडजस्ट करने की हैसियत नहीं रखता। जितने स्कूल आसपास हैं पूरी दिल्ली में, टॉप पर 3 बच्चों को भी एडजस्ट नहीं कर पाता सिस्टम। बाकी तो छोड़ ही दो। तो जो बाकी के बच्चे हैं वो कहां जाएंगे? दिस इज अ क्वेश्चन। अगर जिंदगी वही है जो नौकरी से मिलती है, तो बाकी तो मतलब मरने के लिए छोड़ दिए हमने। और जो छोड़ दिया मरने के लिए, वो मेरे को लगता है कि जिसके पास खाने के लिए नहीं है, जिसके पास पहनने के लिए नहीं है, जो सोसाइटी ने जिसके ऊपर लेबल लगा रखा है कि यू आर नॉट वर्दी, यू आर नॉट गुड इनफ, वो हमारे बच्चों के लिए खतरा नहीं बनने वाला क्या? आपको नहीं लगता कि वो उनके लिए खतरा बनने वाला जो रोटी खा रहे हैं आराम से? चाहे वो चेन स्नैचिंग हो, चाहे वो चोरी डकैती, इवन जिसको हम अलग अलग चीजों में प्रॉब्लम कहते हैं। अब मुझे गांव में वो कहता है कि यार ये क्यों हो रहा है, क्यों बढ़ता जा रहा है? देखो प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है ना, ये वाली चोरी की भी, डकैती की भी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की भी, स्कूल में भी अफेयर्स की भी, है ना? स्कूलिंग लेवल पे। और कौन सी क्लास के लेवल पे आ चुकी है पता है आपको? अरे 6th 7th अब बात करते हो। पहली क्लास वाले को पता है, नर्सरी वाले को भी पता सब कुछ। उसको पढ़ना नहीं आता पर पोर्न साइट पता है उसको कौन कहां से होती है। दिस इज ट्रुथ। आप उसको मालूम है कहां से उसको क्या देखना है। मैं अभी 7th में है मेरा बेटा, तो 6th में था तब वो बहुत, बिकॉज मेरा एक पेरेंटिंग की खासियत क्या है कि मैं अपने बेटे को कभी करेक्ट नहीं करता, उसको नहीं कहता कि तूने ये गलत सोचा। सो ही टेल्स मी एवरीथिंग और नेचुरल वे में बताता है। अब मैंने उसको छठी में बोला कि मैंने उससे पूछा अपने लाइट वे में, अपने देसी भाषा में, मैंने कहा यार किसी के घर कॉपी लेने चलना हो,
तो बता दियो दोनों बाइक पे चलेंगे आप। तो बोलता है मतलब, ऐसे करके मेरे साथ गाड़ी में जा रहे थे हम लोग ना, तो बोलता मतलब, मैं कहा मतलब ये है यार, तुम छठी में हो गए हो, अभी तक तो तुम्हारे को क्लास में कोई लड़की लड़की पसंद आ गई होगी, तो तुम लोग करने लग गए होंगे, अब तो मेरे वाली कौन सी तेरे वाली कौन सी वाली टाइप। ऐसे करके मेरी तरफ देख के कहता है हम तो 5वीं में लग गए थे करने। हाँ लेट हो गए पूछने में। इससे पहले मैं ये एक्सपेरिमेंट कर चुका था उसके ऊपर। मैं ये देख चुका था कि बच्चे की जो ये इस तरह की जो चीजें हैं बच्चों में कहां से आ रही हैं, किस तरह से आ रही हैं, और क्या क्या टीवी इसके लिए जिम्मेदार है, या क्या मतलब मोबाइल इसके लिए जिम्मेदार है। तो इन चीजों को हम देखने की कोशिश कर रहा था। तो क्या ये सोसाइटी में अभी आई है बच्चों तक पहली क्लास की, या पहले भी थी। तो मैं देख रहा हूं ये तो मोबाइल के आने से बहुत पहले से ही है। क्या होता कि पहले अकेलापन थोड़ा कम मिलता था बच्चों को, तो इसलिए उसका एक्सपोजर कम हो पाता था। आसपास सभी लोग, ज्वाइंट फैमिलीज वगैरह होती थी, बड़ी फैमिली होती थी, तो एक्सपोजर कम होता था, तो दिखता ही नहीं था कि इसके दिमाग में ये चल रहा, दिमाग में तो चल रहा होता था। अब मैं उसको देखता हूं कैसे कैसे ट्रांसफॉर्म होता है। जब वो 4th में था तो मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया 4th क्लास में होते हुए। मैंने उसकी मदर को बोला, पूनम मैं अब की बार ना, इस बार इसको पूरा गंद खिंडाने का मौका दूंगा, और अब के गर्मी की छुट्टियों में ना इसकी कोई क्लास नहीं लगाऊंगा, कोई स्विमिंग नहीं, कोई आर्ट क्लास नहीं, कोई चेस क्लास, कुछ नहीं, इसकी पूरा दिन वेला। एंड मैं इसको ऑब्जर्व करूंगा कि क्या करता है पूरा दिन वेला होकर के। आमतौर पे मैं क्या करता हूं कि क्योंकि वो इकलौता है तो मुझे उसके अंदर वो शेयरिंग वाली हैबिट डालनी होती थी, तो मैं हर 2 महीने में अपने भांजे भतीजे जो हैं वो बुलाता लेता था, मतलब ऐसे करके। तो कोई ना कोई यार दोस्त का बच्चा आ गया, कोई 4 दिन, कोई 10 दिन ऐसे करके रह गया। और एवरीवन ट्राइज कि यार देवेंद्र के साथ तो बच्चे को फायदा ही होना है, तो भेज दो, वो खुश होकर भेजते थे। अब क्या है कि सारे भांजे भांजियां सब आ गई मेरे घर में, 4 बच्चे छोटे और एक वो, 5 हो गए। सुबह ही 5 बजे उठ जाते, पार्क में दौड़ जाते, खेलते रहते, जबरदस्ती दूध पिलाने लाना पड़ता, फिर खेल गए, फिर खाना वगैरह सब ऐसे जैसे नॉर्मली होता है कि खेलने में ही पूरा दिन लगे हुए हैं पागलों की तरह। दोपहर में मुश्किल से उनको रोकते कि भाई गर्मी गर्मी, जब ज्यादा गर्मी होती है तो 10 बजे आ जाया करो, और उसके बाद घर में रह के खेला करो। इस प्रोसेस में 1 महीना बीत गया, सारे बच्चे वापस चले गए। देन स्कूल में जाने वाले 2 दिन बच गए। मैंने रात को बैठा, मैंने कहा विनी चल एक खेल खेलते हैं, एक थोड़ा सा बात करते हैं। हाँ बताओ। कॉपी ले आ, रजिस्टर ले आया वो। मैंने रजिस्टर में लाइनें ड्रॉ करनी शुरू की। मैं कहा एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर ले, तो वो स्केल से लग गया लाइन ड्रॉ करने। मैंने कहा जितने बच्चे पार्क में मिले ना इस पूरे 1 महीने में, तेरे को कौन कौन याद है वो लिख दे। उन्हें सबके नाम लिख दिए, जो जो जिसको जानता था वो। फिर मैंने बोला कहाँ कहाँ रहते हैं अब वो लिख दे। किसी का पता था, किसी का नहीं पता था। कौन सी क्लास में है वो लिख दे। लिख दिया सब कुछ। अब ये लिख इनके साथ कौन सा खेल खेलता था तू। किसी के साथ दौड़ रहा है, किसी के साथ लुका छिपी खेल रहा है, किसी के साथ क्रिकेट खेल रहा है, किसी फुटबॉल के साथ लगा। तो ऐसे करके उन्हें लिख दिया। एंड देन अब लिख कि इसकी कौन सी बात तुम्हें बहुत अच्छी लगती है। तो उसने वो अच्छी बातों में लिख दिया, ये हमें खेलने के लिए टॉयज दे देता है। ये चौथी में था जो उनके लेवल की जो बातें होती हैं। बट द अलार्मिंग सिचुएशन क्या थी कि अब ये लिख कि तेरे को इसकी कौन सी बातें अच्छी नहीं लगती हैं। तब वो बता रहा है ये मुझे यहां हाथ लगाता है, ये मुझे जबरदस्ती किस करता है, ये मुझे लिप्स पे किस करता है, ये ऐसे गोदी में बिठाता है तब अच्छा नहीं लगता। और वो एक एक बात उसने लिख के मुझे बताई कि ये वाले लड़के हैं जो मुझे अच्छे नहीं लगते। देन मैंने पूछा कि क्या तुम्हें ये अपनी जिंदगी में दोबारा चाहिए, तुम्हें इनके साथ खेलना है, नहीं खेलना तो क्रॉस मार दे इन पे। उनके नाम के ऊपर मैंने उसके हाथ से क्रॉस लगवा दिया, ये कहीं दिख जाए तो तू फिर अब अवॉइड कर जाना। उसको अवॉइड कर लिया। बट द कंक्लूजन ऑफ द होल रिसर्च, फिर मैंने और बातें भी बहुत सारी पूछी, उनका रिजल्ट क्या निकला मैंने देखा, क्योंकि हम अपने बच्चे को 1 साल बड़े बच्चे या 1 साल छोटे बच्चे के साथ खेलने से तो मना नहीं करते,
तो 12वीं वाला बच्चा जो है वो ग्रेजुएशन वाले बच्चे के साथ बात कर रहा है खुल के, तो 12वीं वाला 10वीं वाले के साथ भी कर रहा है, और 10वीं वाला 8वीं वाले के साथ भी कर रहा है, और 8वीं वाला इंटर्न कर कर करके पहली वाले के पास आया पड़ा है। तो जो एक अडल्ट हैप्पीली मैरिड लाइफ का जो आइडिया है और जो कॉन्सेप्ट है और जो ज्ञान है, वो सारा ज्ञान पहली क्लास के बच्चे के पास पहुंचा हुआ है। फर्क सिर्फ इतना है कि अगर मैं अभी आपके कान में कुछ बोल दूं और आप आगे बताने लगो वहां तक, तो यहां तक आते आते उसका मतलब ही कुछ और हो जाएगा। बस फर्क सिर्फ इतना है कि एग्जैक्ट बात ट्रांसफर नहीं हो रही है एज इट इज। जिसने जैसा समझा, देखा, सोचा, जिसका जैसा दिमाग, वो वैसा कॉन्सेप्ट बनाया और अगले को पेल दिया बस। दैट्स वाई हमारे पास वो सारा नॉलेज ऑलरेडी सबसे छोटे बच्चे के पास भी है। इसलिए किसी चीज से भाग नहीं सकते, किसी चीज से को अवॉइड नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि इसके साथ नहीं भेजेंगे लेकिन इसके साथ भेजेंगे। जिसके साथ भेज रहे हो उसके साथ वो सिक्योर है, इट्स नॉट ट्रू। ऐसा आप श्योर नहीं हो सकते। तो इसलिए आपको हर बच्चे पे काम करना पड़ेगा, इसलिए आपको हर मां बाप पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपके बच्चे को किससे नुकसान होगा आपको भी नहीं पता। छोड़ नहीं सकते किसी को भी। दैट्स वाई मैंने ये सोचा कि मैं अपने बच्चे को टॉपर बना दूंगा, बट रहना तो इसी सोसाइटी में है। सोसाइटी पे काम नहीं किया तो बच्चे पे काम नहीं होगा, ये कंफर्म है। जो जैसा भी है, बुरा है, अच्छा है, अच्छी बातें पता है, किसी को बुरी पता है, उसको वैसा का वैसा एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और एक्सेप्ट करके ही उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। क्योंकि मैं ये मानता हूं कि जिसके दिमाग में 24 घंटे पॉर्न साइट चलती हो, बड़े बंदे के, बड़ा बंदा जो है, उसको भी अगर अपनी पसंद का काम मिल जाए तो काम का नशा अलग ही होता है, बशर्ते कि आपको उसमें मजा आना चाहिए। भूल जाता है वो सब कुछ, नहीं रहता कुछ भी ध्यान, बशर्ते कि उसको मजा आना अपने काम में चाहिए। क्योंकि अपने काम से बड़ा नशा कोई नहीं होता। बिकॉज वहां से आपको इज्जत मिलती है, वहां से आपको एक्सेप्टेंस मिलती है, वहां से आपको फाइनेंशियल मदद भी मिलती है, वहां से आप सोसाइटी में एक बेहतर इंसान के तौर पे एमर्ज करते हो। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उस बच्चे को किसी एक चीज या दो चीजों की लत बचपन में ही पड़ जाए, जिनको करते हुए वो टीवी भी भूल जाए, वो मोबाइल भी भूल जाए। जब तक ये इस लेवल पे हम नहीं सोचना शुरू करेंगे, जब तक मां बाप को इस लेवल पे ट्रेंड नहीं करेंगे, जो नर्सरी में आपके पास आ रहा है, जब तक हम उसको इस लेवल पर नहीं समझाएंगे, तब तक उम्मीद मत कीजिएगा कि आप सोसाइटी को, एजुकेशन को, स्कूल को बेहतर बना सकते हो उस बच्चे के लिए। कभी भी नहीं बना पाएंगे। और टीचर का काम सिर्फ नौकरी भर नहीं होता है। टीचर का काम सिर्फ 8 से 2 या 8 से 3, 9 से 3 नहीं चलता है। टीचर का काम दिन रात चलता है। एक मोमेंट के लिए भी आप अपने बच्चों से अलग नहीं हो सकते। अगर आप एक मोमेंट के लिए भी उनसे अलग सोचना शुरू कर दिया तो आप टीचर नहीं हो, फिर आप सैलरीड पर्सन हो, फिर आप सिर्फ सैलरी ले रहे हो, फिर आप अपने आप को टीचर मत कहो। क्योंकि दिस इज द मोस्ट चैलेंजिंग जॉब, मोस्ट चैलेंजिंग जॉब। हां, हाईली पेड है कि नहीं, हमें इज्जत मिलती है कि नहीं, ये एक सेकेंडरी पार्ट है, बट ये सबसे चैलेंजिंग जॉब है, मैं ये मानता हूं। क्योंकि आपका काम है आपकी क्लास में पढ़ने वाले, बैठने वाले और आपको सुनने वाले हर बच्चे की उस प्रॉब्लम की जड़ तक जाना, उसका रीजन ढूंढना, उसके लिए प्रयास करना। मेरा यह मानना है प्रयास सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं यहां आपके बीच आया हूं, यह मेरा प्रयास है, और इस प्रयास को कोशिश कर रहा हूं कि आप इसको एक्सेप्ट कर लें, आप अपना प्रयास बना लें। हम नहीं कहते हम दुनिया बदल देंगे, स्कूल बदल देंगे, सिस्टम बदल देंगे, हम ये कहते हैं हम प्रयास तो कर रहे हैं, कम से कम हम इस दिशा में सोच तो रहे हैं। और जैसे ही आप सोचना शुरू करोगे, जैसे ही उस बच्चे को आप मैसेज दोगे कि तुम गलत हो गए, कोई बात नहीं, वी एक्सेप्ट यू एज व्हाट यू आर, वो एक बार और टेस्ट करेंगे कि खामखाई तो नहीं कह रहे, सच्ची में एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं। एक बार, 2 बार और उसकी गलती को वैसे ही एक्सेप्ट कर लेना, कोई चक्कर नहीं बेटा, कोई टेंशन नहीं, हमने भी की बचपन में ऐसी गलतियां। उसके बाद वो आपका गुलाम हो जाएगा, कन्फर्म है। ऐसे बच्चे देखे होंगे आपने। जैसे ही आपने उसको एक्सेप्ट किया,
वो बच्चा आपका हो गया, फिर आप उसे जो कहेंगे वो कहेगा इस मैडम की तो सारी मान लेता, इसकी नहीं मानता। ऐसे बहुत स्मार्ट टीचर्स हैं जो एक्सेप्ट करना जानते हैं उस बच्चे को, विद देयर मिस्टेक्स, विद देयर डिफॉल्ट्स, विद देयर फॉल्ट्स। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उनको एक्सेप्ट करें जैसे वो हैं। ओ आराम से, पता नहीं ये इनके ऊपर है, अपन तो बोलते हैं, अपने तो बहुत एनर्जी है इसलिए। तो ये कुछ बेसिक्स हैं जिन पे हम देखिए, इनके ऊपर डिस्कशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। जैसे ही आपको एक पार्ट पे समझ आएगा तो अगले पे मूव कर जाएंगे हम। और अच्छा, चाय पानी का किसी को लगा है क्या तलब? नींद आ गई? वो घड़ी ना फिक्स है, मतलब ना भी देखो तो भी यार इस टाइम कुछ हो रहा है वो क्या चक्कर है? वही ना, वो आप 11 बजे के हिसाब से सेट है। अच्छा, एक बात बताइए सिंपली, मेरे ख्याल से ये बिना ब्रेक का लॉन्गेस्ट लेक्चर सुना होगा आपने, 1.5 घंटे तक का। ऐसा होता है? तो क्या ऐसा होता है कि हम 1.5 घंटा कॉन्टिन्यूस कनेक्टेड रहते हैं? कनेक्शन बीच में टूटता ही टूटता है। मेरा मकसद सिर्फ इतना सा था कि क्लास में अगर बात बच्चे की समझ में आ रही है, अगर वो उससे रिलेटेड है, तो आपके साथ वो जल्दी कनेक्ट होता है। दिक्कत क्या हो रही है कि जो तूपड़ मेथड है या जो मार्किंग वाला है नंबर, वही ये इस क्वेश्चन का आंसर ये है, लिख लाई, और वो कनेक्ट ही नहीं होने देता टीचर को बच्चे के साथ। और ये बिगेस्ट प्रॉब्लम मैं महसूस करता हूं कि स्कूल में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो कनेक्शन की प्रॉब्लम है, कि बच्चा कनेक्ट नहीं हो पा रहा, कहीं भी नहीं कनेक्ट हो पा रहा। कहीं भी नहीं का मतलब है, इसके पीछे एक और बड़ा कारण मैं मानता हूं, वो ये है कि मकसद क्या है। यानी कि आपका बच्चा पैदा करने का मकसद क्या है, मतलब पेरेंट का, किसी का भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आप ये तो एक वो हो गया, अगर इसको थोड़ा स्पिरिचुअल लैंग्वेज में बात की जाए, और ऐसा किसी से अगर सुना हुआ आपने, किसी आध्यात्मिक गुरु से, कि आप सेलेक्ट नहीं करते हो बच्चा कौन आए आपके घर में, वो बच्चा सेलेक्ट करता है कि मेरे पेरेंट्स कौन होने चाहिए। और वो इस बेसिस पे डिपेंड, और इस बेसिस पे होता है कि आप जब कंसीव करते हो तो आपके दिमाग में क्या है। और ये ट्रुथ है, इसमें कोई वो नहीं है। आपका बच्चा किस दिशा में जा रहा है, वो दिशा वही है जो आपने तब डिसाइड की थी जब उसके लिए आप प्लान कर रहे थे कि मेरा बेटा बड़ा होकर मेरे लिए मकान बनाएगा, पैसा कमाएगा, मेरी सहारा बनेगा बुढ़ापे का, या बहुत पढ़ लिख के बड़ा अफसर बनेगा। वो उस दिशा में जा रहा है ऑलरेडी। एक आधा तो ऐसा होता है ना, बड़ा होकर अपने को गुंडा बनाऊंगा मैं तो अपने वाले को, ऐसा भी होते हैं बड़े सारे, ठीक है। तो वो जा रहा है उस वक्त, वो उस वक्त गलती से उन्होंने कॉन्सेप्ट ले लिया तो वो बनेगा ही, मतलब डेफिनेटली। इसकी थोड़ी अगली कड़ी में अगर हम बात करें, तो जिस जगह पे आप आज बैठे हैं उसका मकसद क्या है, ये समझना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारे यहां टीचर कौन बनता है ये आपको भली भांति पता है। पता है जो टीचर बनना चाहता है वो बनता है, या मतलब अब देखिए, एक बच्चा जब 10वीं के मार्क्स आते हैं उसके बेसिस पे उसको एडमिशन मिलता है। अगला भाई स्ट्रीम मिलती है नंबरों के बेसिस पर, फिर उसको कॉलेज मिलता है, फिर उसको पढ़ाई मिलती है।
फिर उसको प्लेसमेंट मिलता है। जिसको प्लेसमेंट नहीं मिलता है वो यूपीएससी की तैयारी करता है, यूपीएससी की छोड़ के वो स्टेट सिविल्स की तैयारी करता है, वो जिसका लगता है कि यार अपने बस की ये खेल नहीं है वो फिर एसएससी की तैयारी करता है सब इंस्पेक्टर के लिए, या आर्मी में एनडीए के लिए, या फिर ग्रेजुएशन के बाद कोई कंपनी ज्वाइन कर ली या और दूसरी चीजों के लिए, तो वो ज्वाइन करता रहता है ऐसे करके ना। जो जो बच जाते हैं आखिर में ना, फिर सोचते हैं कि और कुछ नहीं मिल रहा है तो चलो जेवीटी कर लेते हैं, बीएड कर लेते हैं। दिस इज ट्रुथ इन मोर देन 95% केसेस, मोर देन 95% केसेस की बात कर रहा हूं मैं। हमने अपने बच्चे को टीचर बनाने के लिए, मुझे नहीं पता कितने लोग अपने बच्चे को ये कहते हैं कि तू टीचर बनना बड़ा हो, क्योंकि टीचिंग बहुत अच्छी जॉब है। मुझे नहीं लगता कि हम कहते हैं, सोसाइटी में कोई भी नहीं कहता है। गवर्नमेंट जॉब के लिए चलना हो एक अलग बात है, सरकारी नौकरी के लिए एक अलग बात है, लेकिन बच्चे के खुद ही इतना पैशनेट है वो बच्चा कि वो गुड्डियों को पढ़ाती है बच्ची, अगर कोई वो अपने खिलौनों को पढ़ाता है खड़ा करके, वो इतना पैशनेट है, वो अलग बात है, और वो उसको कितना कैरी कर पाता है। बट हमारे यहाँ टीचर आखिरी कॉन्सेप्ट होता है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। आप देखिए आप पढ़ाते कैसे हैं, आपका पढ़ाने का तरीका क्या है, वही तरीका है जो मैंने आज से 20 साल पहले देखा था। मैं जब स्कूल में था और आज जब मैं स्कूल देखता हूं, उससे इतर क्या आपको फर्क महसूस होता है? कैसे? पहले जो टीचर पढ़ाते थे वो भाई खड़े हो जाओ जरा किताब पढ़ो, हम अपने बच्चों को पहले चैप्टर समझाते हैं, हम अपने बच्चों से पूछते हैं हाँ भाई समझ आया या नहीं आया, अच्छा तू चल छोड़, तुझे समझ आया, सबसे लास्ट वाला तू बता, जिसका देखते हैं कि जिसका ध्यान इधर उधर है, हम पहले बच्चों से पूछते हैं, नहीं तो आगे बढ़ने का कोई फायदा ही नहीं, बच्चा शोर मचाएगा जी। यदि उससे पूछेंगे ही नहीं कि समझ आया नहीं आया तो अगले स्टेप पे जाने का कोई फायदा नहीं। हाँ बिल्कुल ठीक है बात, उसका फायदा नहीं है। दिस इज एन आइडियलिस्टिक सिचुएशन विच यू आर टॉकिंग अबाउट। और जैसे अगर आप पहले तो टीचर ही बोलता था, पहले क्या होता था कि मौका भी दे रहे हैं ना। हाँ 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 आप यहाँ हो उसका सबसे बड़ा प्रूफ यही है, बिकॉज़ टीचर्स को ट्रेन करने की कोशिश की जा रही है टू बी अ बेटर टीचर। मैं आपको बताऊं, टीचर्स को ट्रेन करने की कोशिश की जा रही है, और ये मुझे लगता है लवली स्कूल पहला स्कूल है दिल्ली में, अगर आप ये कह रहे हो तो। मान लो मैं, अगर मेरे को कह रहे हो, और जो दूसरे सेमिनार्स की जहां तक मैं कहता हूं, जैसे सीबीएसई के सेमिनार्स आपने देखे होंगे। सीबीएसई के सेमिनार्स क्या करते हैं, आपको एक मॉड्यूल देते हैं, एक मॉड्यूल देते हैं, वो बना बनाया मॉड्यूल होता है, करिकुलम फ्रेमवर्क है, उसको लेके करते हैं, आपको सिखा देते हैं और आप आ जाते हैं। जहाँ तक मैं आप किसी की बात नहीं, हाँ हाँ बिल्कुल कहिए। कि मेरा एक एम होता है बच्चों को इंडिपेंडेंट। बिल्कुल। मैं पहला सेंटेंस ही ये बोलती थी आप इंडिपेंडेंट बने, क्योंकि हाँ हाँ नहीं नहीं, हाँ हाँ इसकी जरूरत नहीं है। हाँ हाँ मैं बड़े नहीं नहीं, बैठे बैठे रहिए। हाँ बच्चों की आदत होती है, एक छोटा सा एग्जांपल है कि अपना होमवर्क पूरा करना तो दूसरे दिए ना तो टीवी पर आए एग्जैक्टली। और अभी न्यू सेशन शुरू, तो मैंने इसी बात थीम को लिया इसका कि तुम लोग इंडिपेंडेंट बनोगे, बुक्स पड़ोसी क्लास से नहीं हायर करके लाओ। बिल्कुल और मैम ने सर पूर्विस कि मैंने मेरी क्लास में एक भी बच्चा साइड वाली किताब क्लास से किताब नहीं लेता। बिल्कुल बिल्कुल। बी अलर्ट अबाउट इट कि आप दोगे तो वो क्यों दे रहा है दूसरा, इस बात को मैंने डाल दिया कि आपको किताब मांगनी ही नहीं है। बिल्कुल क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ 3 दिन अलर्ट रही, चौथे दिन सारे बच्चे 35 के 35 बच्चे बस किताब। बिल्कुल। आप यही दूसरी क्लास से मांग के नहीं, क्योंकि मैंने एक कॉन्सेप्ट क्रिएट किया कि यू आर डिपेंडेंट, ये जो बात है ना, ये आपने इस सेशन में लागू की है। ये आपने ये कहा कि हमने 3 दिन अलर्ट रही और उसके बाद चालू हो गया, मतलब इट इज स्टिल हैपनिंग। कंटिन्यू था, लेकिन इस बार मैं बड़ा फोर्सली है क्योंकि पिछले साल इस चीज फोर्सली पिछले साल मैंने काफी कब देखा इस चीज को, पिछले साल ऑब्जर्व किया। हाँ हाँ तो ये चलता है, उसी बात, हर वक्त यही चलता रहता है, पिछले साल तक भी इन्होंने ऑब्जर्व किया, यही चलता रहता है। उसको कवर अप किया। हाँ बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम वही कर रहे हैं जो आपने कहा, और जो आपने कहा हम क्या कर रहे हैं कि जैसा हम कह रहे हैं वही सही है, जो हम तरीका बता रहे हैं वही सही है। एजुकेशन सिस्टम पहले सिर्फ घरों में भी चेंज हुआ है, स्कूलों में भी चेंज
पहले सिर्फ बच्चे को पढ़ाया जाता था, आज बच्चा इतनी एक्टिविटीज करने पड़ेगी। बिल्कुल। देखिए, जब जब हम बात करते हैं ग्रोथ की, ओवरऑल ग्रोथ की, तो नहीं, आप बहुत सही कह रहे हैं, हम इसी एंगल पे बात, हाँ, एजुकेशन सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, इसी पे हमारा पर्पस ये है बात करने का। मैडम ने कहा कि आज को करिकुलर एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होती हैं, ठीक है। आपको इन को करिकुलर एक्टिविटीज के पीछे माँ बाप क्या सोचते हैं आपको पता है? एज अ पेरेंट तो सर मैं भी अच्छा सोचती हूँ कि हाँ, बच्चा कहीं कोई फील्ड तो उसे समझ में आ रही है, तो वो ग्रो कर रहा है। वो अब ग्रो मेरा बेटा क्रिकेट में इंटरेस्ट लेता है, तो वो उसको आप कितना भी खिला लो जी, और खिलाने के बाद भी अगर मैं उससे कहूंगी बेटा 1 घंटा पढ़ ले, तो वो पढ़ लेता है, पढ़ लेता है। थकता नहीं है वो। क्या ऐसा भी हुआ कि उसके पापा ने उसे कभी समझाने की कोशिश की हो कि बेटा क्रिकेट में बहुत पॉलिटिक्स चलती है और तू कोई सिंगल गेम ले ले और हम कोई सिंगल गेम लेके खेलते हैं तो उसमें ज्यादा ग्रोथ होएगी? नहीं, हमने आज तक कुछ ऐसी कोशिश नहीं की। लेकिन ऐसे करते हैं। देखिए, जो हम बात कर रहे हैं, दिस इज मोर देन 95% पीपल। एक्सेप्शन वो बात 5% हम छोड़ के चले हुए हैं। वो 5% हम इसलिए छोड़ के चले हुए हैं क्योंकि उसके 2 कारण हैं, और 2 की बजाय उसका एक ही कारण मैं समझता हूं कि चाहे एक्सीडेंटली चाहे डेलिबरेटली आपके पेरेंट्स ने आपकी ऐसी पेरेंटिंग कर दी कि आप अपने काम से खुश हैं। अगर आप खुश हैं तो आप अपने बच्चे को खुश होने का पूरा हक देंगे, आप उसको पूरा मौका देंगे, आप उसको पूरी फ्रीडम देंगे, सिर्फ और सिर्फ अगर आप खुश हैं तो। और इसका सिर्फ एक ही कारण है, ये जो 5% है ना, वो यही लोग हैं। क्योंकि जिस वक्त साइना नेहवाल पूरी दुनिया में नंबर 1 रैंक पे आई, तो उसका एक इंटरव्यू आया कि मेरे पापा मुझे 4 बजे उठा के ले जाते थे स्कूटर पे, मैं नींद में ऊँघती हुई जाती थी, और मेरे पापा मेरे को पूरा दिन वहां पे प्रैक्टिस कराते थे, और मैं इस तरह से बहुत स्ट्रोंग हो गई और मैं कर गई। और मेरे जो कोच हैं मिस्टर प्रकाश पादुकोण, वो बहुत बढ़िया मुझे कोचिंग भी उन्होंने दी। ये उन्होंने मतलब ऐसा कुछ करके बताया। तो क्या साइना नेहवाल के पापा की वजह से वो वहां पहुंची, या साइना नेहवाल वैसी थी, या प्रकाश पादुकोण वैसा कोच था? इस पे क्या हुआ कि मैं उस वक्त अपने बेटे को टेनिस खिलाने के लिए लेके जाया करता था, ही वॉज जस्ट 5 ईयर ओल्ड। तो मैंने देखा कि उसके इंटरव्यू के बाद इमीडिएटली जहां पे जो टेनिस की क्लास थी, वो सर्दियों के दिनों में उसका इंटरव्यू आया था, और जहां टेनिस क्लास 6 बजे शुरू होती थी, उसके बाद वो 5 बजे शुरू हो गई उसके इंटरव्यू के बाद। कुछ पेरेंट्स ने इंसिस्ट किया कोच को कि हम अपने को सुबह सुबह जल्दी लेकर आया करेंगे, और ये कंटिन्यूअस हुआ। इसके थोड़े से अगर दूसरे पैरामीटर्स पे गौर करें तो दीपिका पादुकोण वाज आल्सो एन इंटरनेशनल बैडमिंटन प्लेयर। खुद प्रकाश पादुकोण, उसके पापा, इंडिया के बहुत बेहतरीन कोचेज में होते हुए भी अपनी बेटी को बैडमिंटन में कंटिन्यू नहीं करा पाए, और उसे बैडमिंटन छोड़ना पड़ा बीइंग एन इंटरनेशनल प्लेयर। वो इंटरनेशनल खेल चुकी थी। अगर प्रकाश पादुकोण इतने अच्छे कोच होते तो सारे ही बच्चे फिर वैसे बनने चाहिए थे। अगर उसके पापा की वजह से वो बन पाई तो फिर सारे जो जिन के पापा सुबह उठा के ले जाते हैं फिर वो सारे बनने चाहिए थे। अगर साइना नेहवाल की वजह से बन पाई तो जो इतनी स्ट्रगल करते हैं वो सारे बन जाते। बट इट नेवर हैपन्स। हमारे यहां जो जोर लगा रहे हैं, अगर गलती से या डेलिबरेटली, या तो मां बाप इतने अवेयर, इतने इंटेलिजेंट, इतने ऑब्जर्वर, तगड़े ऑब्जर्वर हैं कि वो उस बच्चे की हर एक्टिविटी को ऑब्जर्व करके, कैलकुलेशन करके, उससे पूछ के, कैलकुलेट करके उसको उस दिशा में या तो ले जा रहे हैं, या गलती से मां बाप चाहता था और वो उसी चीज के लिए बना था बाय चांस। वो 5% लोग आर हैप्पी इन दिस इंडिया, इन दिस कंट्री। ये इंडेक्स है, हैप्पीनेस इंडेक्स, पूरी रिपोर्ट है, और आप अपनी सोसाइटी में देख पाते हो कि मोर देन 95% पीपल इन इंडिया आर नॉट हैप्पी विद द जॉब दे आर डूइंग। एजुकेशन सिस्टम को नहीं,
ये था हैप्पीनेस इंडेक्स का, कंट्री का रैंकिंग था। मैं जो बात कह रहा हूं 194 लोग यूएन में रजिस्टर्ड अगर हैं, मतलब कंट्रीज हैं, तो उसमें से वो 170 180 के आसपास थी वो, है ना। और हाँ, उन्होंने दिया था, लेकिन मैं तो अपनी रिसर्च भी बता रहा हूं, और आप अपने आसपास में ढूंढ लीजिएगा। मतलब हमारे यहाँ आसपास सोसाइटी में आपको कैसे लोग मिलेंगे, आप देख लीजिए। मतलब इट्स नॉट, एक और बात बताऊं मैं आपको, जो मैं आपको बता रहा हूं वो मैं अपनी फाइंडिंग्स बता रहा हूं, जो मैं आपको बता रहा हूं अपना तजुर्बा शेयर कर रहा हूं आपके साथ। नाउ यू नीड टू एनालाइज कि हम कहां खड़े हैं। आप ऑलरेडी एक पॉइंट आगे खड़े हैं, तो फिर क्या जरूरत है पीछे आने की आपको। समझ रहे हैं ना आप। अगर आप 4 पॉइंट पीछे खड़े हैं तो 2 पॉइंट आगे सरक आइए। एक सिंपल फंडा है। हमने ये कहा कि आप अपने आसपास देखेंगे, मोर देन 95% पीपल इन इंडिया, और ये परसेंटेज अमेरिका में 80% पे है। मतलब वहां जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहां भी ये हाल है, जिनको हम कहते हैं वहां कम से कम इंसान को इंसान के तौर पे इतनी रिस्पेक्ट तो मिलती है। हमारे यहां तो इंसान के तौर पे हमें क्या रिस्पेक्ट मिलती है, यू नो वेरी वेल। एज अ पर्सन हमें कितना क्या समझा जाता है। हमारे यहाँ तो एजुकेशन मिनिस्ट्री का नाम भी ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री कर दिया गया। हम तो रिसोर्स हैं बेसिकली, अगर देखा जाए तो हम तो इस्तेमाल करने की चीज हैं। तो क्या हुआ कि जब 95% लोगों की हम ये बात करते हैं कि दे आर नॉट हैप्पी विद द वर्क दे आर डूइंग, तो हाउ कैन दे बी अ मोटिवेशन टू द पीपल टू बी हैप्पी। अगर हम ये देखें, आप अपनी ही लाइफ से सोच लीजिएगा कि सुबह से लेके शाम तक जो भी काम आप करते हैं उसमें आपको कितना आनंद आता है। मतलब उठ के घर का काम करने से लेकर के, स्कूल में आने से लेकर के, जाने के बाद बच्चों के साथ लगने से लेकर के, और रात तक, चाहे उसमें ड्राइविंग भी इंक्लूड हो गई। डू यू लव ड्राइविंग, डू यू लव दिस थिंग, डू यू लव दिस थिंग, तो यू विल फाइंड कि मैक्सिमम चीजें हम वो कर रहे हैं जो हमें करनी पड़ रही हैं, और इट्स द ट्रुथ। क्योंकि हमें या तो अर्न करना है, या हमें कहीं एक स्टेटस चाहिए, या हमें कहीं ना कहीं सोसाइटी में अपनी एक पोजीशन चाहिए, क्योंकि हमें ये लगता है कि हम इस पोजीशन पर होंगे तो सोसाइटी हमें एक्सेप्ट करेगी। रीजन बीइंग कि इंसान हो चाहे जानवर हो चाहे कोई दूसरी स्पीसीज हो, एवरी स्पीसीज इज फाइटिंग फॉर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। बेसिकली वो अपने आप को एक्सेप्ट करवाना चाहती है कि एनवायरनमेंट उसको एक्सेप्ट कर ले जैसे हम हैं। नहीं है तो वो खुद को अपने आप को चेंज कर लेते हैं, अडेप्टेशन जिसे हम कहते हैं। फिर हम अडेप्टेशन पे लगे हुए हैं। वे आर नॉट, अब क्योंकि वो तो चलो एनवायरनमेंट के साथ किसी स्पीसीज का या किसी जानवर का होता है, बट अगर बच्चों पे अगर इस चीज को लेके जाए हम, तो उनको भी हम वही आदत डाल रहे हैं अडेप्टेशन की, कि हमने अडॉप्ट किया, हमने इन चीजों को अडॉप्ट किया तो तुम भी करोगे आने वाले टाइम में। हम इस प्रोसेस को रिवर्स में लेके जाने की बात करते हैं, जो हम करते हैं कि यू नीड टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड एंड यू नीड टू रीफ्रेम द एनवायरनमेंट। अभी जब हम इस रियल कॉन्सेप्ट पे आएंगे कि कैसे अंडरस्टैंड करना है, कैसे समझना है, क्या लॉजिक है, कैसे सोचते हैं, ये वाली चीजें तो बाद में चलती रहेंगी। इंटरवल के बाद, कितनी देर का इंटरवल है? 20 मिनट्स का इंटरवल हम लेते हैं, 20 मिनट का। आप लोग फ्रेश वगैरह हो जाइए, चाय पानी पीजिए, और फिर हम वी बिगिन विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज थॉट प्रोसेस एंड पर्सनालिटी। थैंक यू वेरी मच। गुड। कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आप ऑलरेडी अवेयर होंगे, कुछ चीजें बहुत अलग नहीं होंगी जो आपने सीखा है, बस हम थोड़ा डेप्थ में जाएंगे। हो सकता है क्योंकि आपके पास मल्टीपल इंटेलिजेंस और पर्सनालिटी से रिलेटेड ऑलरेडी आपकी ट्रेनिंग हुई है एक है, और एमआई से रिलेटेड आपकी ट्रेनिंग हुई है। हम थोड़ा डेप्थ में जाएंगे, थोड़ा प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन की तरफ हम मूव करने की कोशिश करेंगे कि हम प्रैक्टिकली उनको कैसे समझते हैं।
वाईफाई कनेक्शन है यहाँ पे? वाईफाई सर कॉन्फ्रेंस हॉल में नहीं आता, यहाँ पे नहीं आता। चलिए ओके, चलिए कोई बात नहीं, हम शुरू करते हैं। हाँ, मल्टीपल इंटेलिजेंस से पहले हम थोड़ा सा इस बात पे फोकस करते हैं कि कोई भी इंसान सोचता कैसे है, डिसीजन मेकिंग किस बेसिस पर लेता है। ये पहला सवाल होगा, क्योंकि जब भी आपको करियर से रिलेटेड डिसाइड करना है, इवन आपको शर्ट भी खरीदनी है, आपको मोटरसाइकिल, कार, कुछ भी खरीदना है, घर बनाना है, कोई भी डिसीजन लेना है लाइफ का मेजर, शादी करनी है, तो आपका जो बेसिक थॉट प्रोसेस होगा वो वही रहेगा जैसे आप पैदा हुए हो, जैसा आपका दिमाग का ओरिजिनल ब्रेन है। वो आप नहीं, उस थॉट प्रोसेस को रोक नहीं सकते, उसको बदल नहीं सकते। तो इसलिए जब हमें यह पता चल जाए कि हमारा बच्चा जो क्लास में है और जो हमारा स्पाउस है, हमारा कोलीग जो पार्टनर है, दोस्त है, उसकी ओरिजिनल मैन्युफैक्चरिंग ये है, उसकी बेसिक थॉट प्रोसेस ये है, तो और आप इसको नहीं बदल सकते, तो देन इट इज ईजियर कि आप उसको एक्सेप्ट कर लें जब आपको पहले ही मालूम है। मान लीजिए हम मैरिटल काउंसलिंग में, प्री मैरिटल काउंसलिंग में हम दोनों को, लड़का और लड़की को, हम ये बताते हैं कि देखो तुम्हारी होने वाली बीवी का जो सोचने का तरीका है वो इस तरह का है, वो चीजों को ऐसे लेती है, अब तुम इस और तुम ऐसे लेते हो, तो ये सिचुएशंस आएंगी, तो तुम्हें इस तरह से बिहेव अगर तुम करोगे तो डिस्प्यूट नहीं होगा। यहां पे तुम कॉन्ट्राडिक्टरी आएगा तुम्हारा विचार, और अब जब आएगा आपको मालूम है तो फिर कोई इशू नहीं है। अगर वो आप मान लो मैं अपने पापा से कुछ मांगने गया या मैं उनको कुछ कहने गया, और जैसे ही उन्होंने मुझे कुछ कहा तो मैं अपनी मम्मी को बोला मेरे को पता था ये ऐसे ही कहेंगे, अब मेरे को पता था वो ऐसे ही कहेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इफ वी ऑलरेडी हैव सम अजम्पशंस कि वो ऐसा, जैसे छोटा बच्चा है ना कि जा अपने पापा को बोल, नहीं पापा नहीं देंगे, पता है बच्चे को कि मेरे पापा मेरी बात नहीं मानेंगे या मानेंगे, उनको मालूम है, तो घर में कौन मान सकता है, दादा मानेंगे, दादी मानेंगे, कौन, तो वो देखते हैं कि किसका। तो एक इंसान के 3 बिहेवियर होते हैं बेसिकली, ये आपको समझना पड़ेगा। एक वो है जो इन्नेट बिहेवियर है, पैदाइशी बिहेवियर, जिसकी अभी हम बात करेंगे। पहले हम पैदाइशी बिहेवियर को देख ले। दूसरे नंबर पे आता है अडॉप्टेड बिहेवियर। ये अडॉप्टेड बिहेवियर जो होता है आमतौर पे, फिर जैसे बच्चा बोला, मम्मी ने चपेट लगा दी, तो समझ जाएगा कि ये वाली बात आगे से बोलूंगा तो चपेट पड़ेगी, तो उसने अडॉप्ट कर लिया, आगे से दिमाग में आ रहा है वही बात लेकिन बोलेगा नहीं। ठीक है ना। जैसे कई बार आपको ऐसा लगेगा नहीं ये तो ऐसे नहीं करता, वो नहीं करता इसका ये मतलब नहीं है वो नहीं सोचता, वो सोच रहा है, सिर्फ कर नहीं रहा, क्योंकि आपने रूल बना रखा है स्कूल में, आपने फोर्सफुली, जैसे आपने कहा था कि हमने फोर्सफुली उसको ऐसे करा, तो उनको पता है कि ये रूल है, मैडम गुस्सा होंगी इससे, तो वो बिहेवियर नहीं शो करेगा, लेकिन उसके अंदर से तो आवाज वही आएगी ना जो ओरिजिनल है, वो नहीं जा सकती। और तीसरा बिहेवियर है कंटेक्चुअल। वो बिहेवियर वो होता है जब इंसान अपनी एक किसी कुर्सी पर बैठा है। आप प्रिंसिपल की जगह पर बैठ करके एक क्रिकेट कोच की तरह बिहेव नहीं कर सकते या क्रिकेट प्लेयर की तरह बिहेव नहीं कर सकते। आप जहां बैठे हो एज ए टीचर, यार तुम तो समझदार हो, यार अब तो तुम टीचर बन गए हो, अब तो थोड़ा ढंग से बिहेव करो, ऐसा करके हम डायलॉग सुनने को मिलेगा हमें, या हम किसी को कहेंगे कि अब तुम ये बन गए हो तो तुम्हें इसके हिसाब से बिहेव करना चाहिए। ये कंटेक्चुअल बिहेवियर है। तो अभी हम बात करेंगे इन्नेट बिहेवियर की। बाकी के 2 बिहेवियर सीखे जाते हैं, और आमतौर पे जिस जगह पर हम बैठे हुए हैं सारे के सारे, हम अपने कंस्ट्रक्चुअल बिहेवियर में हैं। मैं मतलब
एज अ ट्रेनर खड़ा हूं तो उस तरह से हाथ हिला रहा हूं, बोल रहा हूं, कह रहा हूं, आई कांटेक्ट बना रहा हूं। आप उस हिसाब से, क्योंकि एज अ टीचर हैं तो जब आप क्लासरूम में होते हो तब आपका ये वाला मोड होता है जो मेरा मोड है ना। और फिर घर में जाते हैं तो हम एक बाप की तरह बिहेव करते हैं, माँ की तरह बिहेव करते हैं, बहन की तरह, मतलब अलग अलग इंसान से हम अलग अलग कंटेक्स्ट में बात करते हैं। वो हमारा कंस्ट्रक्चुअल बिहेवियर है और अडॉप्ट हमने कर ही लिया है। अडॉप्ट हम कैसे करेंगे? ओरिजिनल नेचर के हिसाब से अडॉप्ट करेंगे। यानी कि जैसे हम ये कह देते हैं कि हर बच्चे के ऊपर एनवायरनमेंट का असर होता है। एक्चुअली किसी को ये नहीं पता कि एनवायरनमेंट का कितने % असर होता है। कोई कहता है कि ये तो सारा का सारा एनवायरनमेंट के हिसाब से चलता है बच्चा। कोई बच्चे के ऊपर बिल्कुल असर नहीं होता एनवायरनमेंट का। किसी बच्चे पे आधी बातों का होता है, आधी बातों का नहीं होता है। ऐसे ही होता है। तो अब हम जब इसको खत्म करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये वाला पर्टिकुलर बच्चा एनवायरनमेंट से इतना लेगा, ऐसे लेगा, ये तरीका होगा जब तक हम एंड पे पहुंचेंगे। तो पहले हम बेसिक नेचर समझ लें, जितने टाइप के पैटर्न्स बिहेवियर हैं, थॉट प्रोसेस का जो पैटर्न है पहले हम वो समझ लें, तो हमें अपने आसपास के लोग दिखने शुरू हो जाएंगे। ये वाला काम मेरा ये वाला बच्चा करता है, मेरा ये वाला काम ये वाला, तो वो हमें पता लगना चाहिए कि ये ऐसे सोचेगा। जो ऐसे सोचेगा उसकी ये प्रॉब्लम्स होंगी। ये प्रॉब्लम्स जेन्युइन हैं, अगर ये ऐसा कर रहा है तो वो ओरिजिनल है। अब इसको हमने कैसे मोल्ड करना है, आगे कैसे ट्रेंड करना है, कैसे पढ़ाना है, कैसे सिखाना है, ये आसान हो जाएगा फिर आपके लिए। हम सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है, पर्सनालिटी हम डिस्कस करेंगे। पर्सनालिटी में एक इंसान की 2 पर्सनालिटी होती हैं। एक को हम बोलते हैं इंट्रापर्सनल पर्सनालिटी और दूसरी होती है इंटरपर्सनल पर्सनालिटी। ये आपने अपने बीएड में भी पढ़ा होगा, और जब भी डॉक्टर हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी पढ़ी होगी आपने बीएड में, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, और डिफरेंट थ्योरीज और पढ़ी होंगी, तो वहां पे इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल का जिक्र आपके सामने आया होगा। इसको प्रैक्टिकली हम कैसे लेते हैं? अभी तक जो आपने करा वो मतलब हो सकता है वो ऐसे किया हो कि हमने एग्जाम देना है, जो उसमें लिखा हुआ है उसी हिसाब से हम सोचते हैं। इसका रियल में क्या है? इंट्रापर्सनल पर्सनालिटी का मतलब है, इंट्रा का मतलब अपने आप से रिलेटेड होता है, खुद से, यानी मैं खुद में क्या हूं, खुद में क्या हूं, ओरिजिनली क्या हूं। और इंटरपर्सनल का होता है कि लोग मुझे कैसा देखते हैं। इसका मतलब जब मैं अपने स्पाउस के साथ हूं, अपने बच्चों के साथ हूं, अपने माँ बाप के साथ हूं, या ऐसे किसी शख्सियत के साथ हूं जो मेरे इतने क्लोज है और इतना ज्यादा मेरे साथ रहता है कि मेरी कुछ भी चीज हिडन नहीं है, ओरिजिनल नेचर मेरा बाहर दिख रहा है सबको, कि मैं सोते टाइम कैसे पड़ा होता हूं, मैं खाता कितना अच्छे से हूं, मैं बैठता कैसे हूं, मतलब पसर के बैठता हूं कि सीधा, या मतलब मेरा जो ओरिजिनल है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा, वो इंट्रापर्सनल है। तो वो बिहेवियर होता है उन लोगों के साथ। और दूसरा होता है इंटरपर्सनल, कि जैसे ही घर से बाहर कदम रखे तो लोग मुझे क्या सोचें, मुझे लोग एक इंटेलिजेंट आदमी के तौर पे जाने, या मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, या मैं ऐसा दिखना चाहिए। और ये चीज आप प्लान करके नहीं कर सकते। जैसे आपने बहुत से लोगों को समझाया बहुत बार, यार तुम ना ऐसे मत किया करो, ये तो अच्छा नहीं लगता, वो बेचारे के बस की बात ही नहीं है, वो नहीं कर पाता, आपकी तरह से नहीं सोच पाता। तो वो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है, वो पर्सनालिटी है। दैट मीन्स कि अच्छा, ये दोनों चीजें सेम भी हो सकती हैं और डिफरेंट भी हो सकती है। ऐसे बच्चे भी आपने देखे होंगे जिनकी मम्मी आपको शिकायत लगाएगी कि घर में तो ये टिक के ही नहीं बैठता, आप कहोगे नहीं नहीं बहुत अच्छा बच्चा, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है इसको। या आप उसको कहते हो कि आपका बच्चा क्लास में इस तरह की शरारतें करता है, कहोगे कि नहीं मैडम मेरा बच्चा तो बहुत अच्छा है घर में। तो बेसिकली उस बच्चे की इंट्रापर्सनल